कि तिल की फसल जो सी है उसका मुस्तकबिल क्या है और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। चाइना की मंडियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ से भी है, हमारी चाइना के जो हैं ख़रीदार उनसे भी बात होती रहती है। वो इलाके जैसे कि थल के इलाके थे, बहुत सी दालें वहाँ से आती हैं। आपको पता है 82% दालें हमारी थल के एरिया से आ रही हैं। हम तकरीबन $1 अरब की दालें इंपोर्ट करते हैं। दालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, दालों में लोग आना चाहते हैं, लेकिन दालों में सबसे बड़ा मसला जो है वो अच्छे बीज की फराहमी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में आपके पाकिस्तान के मसाइल के मुतालिक बात होती है, पाकिस्तान की आवाम के मुतालिक बात होती है और हम समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल बजट का दौरा है। इसके साथ साथ ज़राअत, ख़ुसूसन जो किसान है, छोटा किसान जो कि तकरीबन 80 से 90% के दरमियान होता जा रहा है और हो गया है बल्कि, और इसके साथ साथ जो सिलसिला उसके साथ हो रहा है उसमें जो पिछली 2-3 फसलों में जो नुकसानात हुए हैं उसको देखते हुए अजाला कैसे किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम आपसे बातचीत जो करते हैं वो करते हैं शुरू के आपके सवालों से, कि आपके सवालात कुछ आ रहे हैं। तो मैंने कुछ सवाल किए हैं इसमें, उन सवालात के लिहाज से पहली सवाल जी हमारे जो फार्मर ने हमसे पूछा है वो ये है जी कि तिल की जो फसल है उसके मुतालिक बताया जाए कि तिल की फसल जो सी है उसका मुस्तकबिल क्या है और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जी तिल की फसल जैसा कि आपने देखा कि पिछले 1-2 साल से डिमांड चाइना से बहुत ज़्यादा थी इसके ऊपर और एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उससे ये हुआ है कि उसकी फसल की जो फार्मर्स को प्राइस बहुत अच्छी मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस सिलसिले में अभी जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे रकबे के ऊपर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा रकबे पे अब तिल की काश्त हो गई है। वो इलाके जो कि पहले तिल की काश्त नहीं बल्कि मकई की काश्त की वजह से मशहूर थे, वहाँ पे भी अब तिल लग गया है और तिल की फसल जो सी है वो अब बहुत ज़्यादा। तो अब लोगों का अब ये आ गया कि क्या इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसका मुस्तकबिल जनाब अर्ज़ ये है कि इसका मुस्तकबिल बिल्कुल है। चाइना की मंडियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ से भी है, हमारी चाइना के जो हैं ख़रीदार उनसे भी बात होती रहती है। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, उनके बिल्कुल वो लेना चाहते हैं, लेकिन कीमत अब शायद उतनी ना हो जो कि किसानों को मदद दे सके। हम इस सिलसिले में कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से काम भी कर रहे हैं, उसमें डिमांड भी आई है। तो उम्मीद ये है कि फसल अगर अच्छी आती है और फसल रहेगी तो फसल में आप लोगों को जो है वो मुनासिब दाम अभी भी इसके मिलेंगे, लेकिन उस तरह से शायद ना हो। अल्लाह करे कि हम ज़्यादा पैसा किसानों में दे सकें, लेकिन जो मजमूई हालात हैं स्पेशली गंदम की फसल के बाद और चावल की जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है उस पर देखते हुए हमें इसकी देखना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं कि इसकी बेहतर पैदावार कैसे की जा सकती है और कहाँ पे। तो इस पे एक पॉलिसी लेवल के ऊपर एक चीज़ जो कि जिस पे कि हमारी टीम ने काम किया और वो है कि इसकी अगर आप क्रॉप रोटेशन करें मूंग बीन के साथ और सोयाबीन के साथ तो ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, जो अब इसकी उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि लेबर चाहिए होती है, बड़ी मुश्किल काम है। उसके लिए मशीनरी अवेलेबल है, मशीनरी का होना बड़ा ज़रूरी है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारी मजमूई काश्त तो है ज़्यादा, लेकिन हमारी क्या हमने पैदावार भी बेहतर की है, बड़ी की है। इस पे हमसे फार्मर सवाल भी पूछते हैं। तो उस सिलसिले में यह है कि आपको हमारी वेब इसके ऊपर मोबाइल ऐप के ऊपर इसके मुतालिक मालूमात भी मिल रही हैं और हमारे 111 किसान का जो है 05111547726 उसके ऊपर आपको इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात, प्रोडक्शन प्लान भी मिलेगा और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है वो भी क्या है इस पर मुतालिक मालूमात आपको दस्तयाब होंगी। तो ये एक सवाल आया हुआ था
इम्पॉर्टेंट सवाल था क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपका साथ हम जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि आपको इसको मतलब बताएं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो अब आपको मैं लेके आता हूँ उस पॉइंट पे कि पाकिस्तान में जो तिल की ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं रवायती काश्त हो रही थी वो वहाँ पे होती है जहाँ पे कि हम वो इलाके जैसे कि थल के इलाके थे। बहुत सी दालें वहाँ से आती हैं। आपको पता है 82% दालें हमारी थल के एरिया से आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी। और ना वहाँ पे वो यूरिया डालते हैं, ना वो वहाँ पे डीएपी उस तरह से डालते हैं, तो वो ऑर्गेनिक फसलें हैं। अगर हम किसी तरीके से अपने तिल को ऑर्गेनिक पे ले आएँ तो यकीन करें कि हमारी प्रोडक्ट की इतनी मांग है जो कि यूरोपियन मंडियों के अंदर है, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। कल मैं एक सेमिनार में भी गया हुआ था, वहाँ पे भी डिस्कशन हुई। कल एक पॉलिसी डायलॉग भी निकला है पल्सेस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि पल्सेस यानी कि दालों में बहुत पीछे रह गया है। पहले हम अपनी खुद कफ़ील थे, लेकिन अब हम इंपोर्ट करते हैं। हम तकरीबन $1 अरब की दालें इंपोर्ट करते हैं। तो उसके ऊपर एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक NARC ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, जिसको कि कल मैंने वहाँ पे देखा भी। बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ टीम ने। ये वो डॉक्यूमेंट है, इसमें इस पर काम हो रहा है। लेकिन तिल के साथ साथ मैंने कहा मूंग बीन, आपको पता है मूंग बीन में हमारी पैदावार वो ज़्यादा थी, हमने उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट की जो है वो पॉलिसी जो सी है मूंग खुसूसन दालों की, इसके साथ साथ हमें जो तिल हम पैदा कर रहे हैं ना सिर्फ कि चाइना की मंडी में लेके हमें जाना चाहिए यूरोपियन मंडियों की तरफ। और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू एडिशन, क्योंकि जो तिल का अंदर जो ये तेलदार अजनास में से है, तेल जो इसका है बहुत कीमती है। उसको अगर हम वैल्यू एडिशन करके और लेके चलें तो यकीन करें कि बहुत बड़ी मार्केट इस टाइम यूरोप के अंदर हो गई है, जो कि अपनी ज़रूरियात कहाँ से पूरी कर रही है, वो अफ्रीकी मुल्कों से कर रही है। जैसे इथोपिया है, इथोपिया में से वहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा और ममालिक जो अफ्रीकी हैं वो वहाँ पे जाते हैं। पेरू एक मुल्क है, वहाँ से वहाँ पे आती हैं चीज़ें। तो ये हम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है। ख़ुसूसन जब हमने देखा कि अभी हमारी गंदम की जो पैदावार थी, हमने एरिया बढ़ा लिया। वो एरिया कहाँ से आया? ज़ाहिर है फार्मर ने अपनी जो फसलें थी उसको गंदम के ऊपर शिफ्ट किया था। अब फार्मर देख रहा है कि नहीं, गंदम पे तो पैसे नहीं मिले, अब वो वापस आएगा। तो ऐसी तेलदार अजनास और ऐसी चीज़ें जो सी हैं उनके ऊपर जिनमें कि हमें ज़्यादा मार्जिन है। दालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, दालों में लोग आना चाहते हैं, लेकिन दालों में सबसे बड़ा मसला जो है वो अच्छे बीज की फराहमी। इसमें अयूब एग्रीकल्चर और जो पल्सेस इंस्टीट्यूट है ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना बीज 80% बीज हमारा जो उनसे है वो अपनी मांग से कम हम दे रहे हैं। वही दोबारा यूज़ करते हैं जो पिछली फसल होती है उसको, जिससे कि पैदावार में कमी आती है। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी तिल के अंदर बड़ी अच्छी बात रखी हुई है, उसी तरह से दालों के अंदर भी काम होना चाहिए और वो चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो ये सवाल जी फार्मर का था। बहुत सारे फार्मर चूँकि तिल पे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। हम आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात देते रहेंगे और इसको एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आपके साथ रहेगी। हाँ, अगर आप बेचना चाहते हैं तो तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतर दामों में कहाँ पे बेचना है, कहाँ कैसे, किन ख्यालात पे रखा है, वो आप ज़रूर इस पर रखें। और इसकी डिटेल्स आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा कि कब आपने लगाया था, किस तारीख को, क्या आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, क्या कोई आपने उसके ऊपर स्प्रे किया है। कोशिश ये करें कि जून के बाद इसके ऊपर स्प्रे ना करें, उससे आपके जो MRLs हैं जो एक्सपोर्ट के लिए हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर उसकी कीमत भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपके अपने ख़र्चे भी कम होंगे। आगे चलते हैं जी। दूसरा है कि पंजाब में सवाल हुआ है जी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर लोगों के सवाल आते हैं। अभी ये बजट क्योंकि 1 जुलाई से लागू होगा, पहली बात तो ये है कि उसमें ये जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि इसकी मज़ीद मालूमात क्या हैं, हमारे कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी वो लेना है कैसे होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा खामोशी है। इसकी पॉलिसी, इसकी किस तरह से कितने एकड़ के फार्मर को मिलेगा, कब मिलेगा, ये अभी मेरे ख्याल से फ़ाइलों में ही है। अभी इस बजट के अंदर है, कागज़ी तौर पे है। हुकूमत से गुजारिश है कि किसानों को इस बारे में मालूमात, इश्तिहार तो आपने दे दिए जी, हमने ये दिखा दिया है, ऐसे नहीं होता। जिस दिन वो कितने फार्मर को मिला है, कब मिला है और किस
शराइत पे मिला है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से अभी तक फार्मर को देने की ज़रूरत है। तो इस बारे में हमें बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदा आवाज़ बनकर हम ये हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने इस बारे में ज़रूर आगाह करें फार्मर्स को कि कब इस स्कीम को किस बेसिस पे दिया जाएगा, ताकि उनकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके और फाइलों से ये इन्फॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए। ये ना हो कि 500 फार्मर को अगर जो बजट नज़र आ रहा है तो वो क्या बैंकों से, किन बैंकों के साथ ये शराइत तय की गई हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे जाएगा, और मज़ीद जो है सिलसिला वो मुकम्मल मालूमात अगर हुकूमत फराहम करे तो उसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये किसानों की ज़रूरत है। मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो बजट वैसे हुकूमत ने रखा है 8 अरब का पंजाब हुकूमत ने, उससे वो आप समझें कि आटे में नमक के बराबर उसकी हकीकत है। 8 अरब में मशीनरी पंजाब की, जहाँ पे कि आप समझें कि 50 लाख फार्मर है, उससे ज़ायद है, क्या वो उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा? तो ये एक अजीब, इस बारे में मज़ीद बात मैं नहीं करता, लेकिन ये ख़ुद हुकूमत के सोचने का मुकाम है कि कैसे उसकी दस्तयाबी होगी और किस को बांटेंगे। और इतने ज़्यादा 50 लाख लोगों में 8 अरब की मशीनरी, तो ये एक ख़ुद एक लतीफ़े से कम नहीं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब आगे वाले जो दिन हैं उसमें सिचुएशन क्या होगी? तो सबसे पहले जी यूरिया की मालूमात आपको देता चलूँ कि यूरिया के अंदर क्या हो रहा है। यूरिया में इस टाइम इंडिया ने, जिसके पास के अभी वसी ज़खायर थे, उन्होंने एक गेम जो है वो अपनी चेंज की। उन्होंने कहा पहले ये था कि इंडिया यूरिया नहीं ख़रीदेगा, लेकिन उन्होंने 24 जून को एक टेंडर डाल दिया है कि जी हमें यूरिया चाहिए। यानी कि वो मॉनसून के बाद जो हालात होंगे, जब चावल को यूरिया की ज़रूरत होगी या नई फसलें जो उनसी यहाँ आपकी आ रही हैं प्लानिंग, तो उन्होंने पहले से कर दिया। अभी क्योंकि थोड़ा यूरिया आगे वाले दिनों में ऊपर जाएगा। एक ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें कि आपको नज़र आएगा, मेरी टीम से आपको ये दिखा रही है ग्राफ, जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो किस जानिब जा रही है। तो उस सिचुएशन को देखने के लिए तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पे 3-4 महीनों का आपको नज़र आ रहा होगा कि अगले 3 महीनों में यूरिया की सिचुएशन कहाँ जाएगी। तो उसको अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जो इंडिया के टेंडर आने के बाद ख़ुसूसी तौर पे अगर हम देखें कि आपको ये ग्राफ में वो ये है कि जून के लिए जो मांगा गया वो $340 पे था और जो बिड आई है वो आई है $330 की। जुलाई में ये महंगा हो रहा है, 355 मांग रहे हैं जी कीमत, जो कि जो लगाई गई है वो 347 की बिड आई है। और इसके साथ साथ अगस्त में 355 और 345 की बिड आई है। तो इस सिचुएशन को ये एग यूरिया है। इसी तरह मिस्र का जो यूरिया है वो तकरीबन 345-348 के ऊपर उसकी बिड आ रही है। इसके साथ साथ ब्राज़ील का जो है वो 345 से 365 में मांग रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो यूरिया है वो 330 से अगले 2-3 महीने में ये 350 क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुसूसी तौर पे जब उसकी डिमांड होगी। तो अब इसका मतलब है कि हमारी जो मुल्की पैदावार के लिए जो यूरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो दिन ब दिन उसकी कीमत भी ऊपर जा रही है। तो किसानों को ये बताना है कि अगर आपने यूरिया लेना है, अच्छा यूरिया लेना है, तो आप कोशिश करें कि अभी से उसकी ख़रीदारी करें, क्योंकि आगे फिर यूरिया ये शॉर्ट होगा और ये चीज़ें होंगी। इसमें अगर आपको हमारा जो फर्टिलाइज राइट का प्रोजेक्ट है, जो कि हमने USDA का प्रोजेक्ट है और इसमें काडा इसके साथ मिलके पाकिस्तान की वाहिद प्राइवेट कंपनी कॉनकेव एग्री उसमें नॉलेज पार्टनर के तौर पे हिस्सेदार है। तो उसके साथ साथ हमने ये भी इसमें कहा है कि हम आपको वो फर्टिलाइज़र जो कि सल्फर कोटेड है वो प्रोवाइड करेंगे अपने फार्मर को। क्योंकि नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने क्लाइमेट चेंज को उसमें असरअंदाज होती है, उसको हमने देना है अपने फार्मर को ताकि उसकी लागत कम हो। तो इस सिलसिले में कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइज़र्स, उसके साथ साथ कोटेड यूरिया, ये तमाम हम आपको
जो खादें हैं ये आपको पहुंचाएंगे। इस सिलसिले में ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको पता है कि आपकी जो सिंथेटिक खादें हैं यानी कि जो केमिकल वाली खादें हैं उनका इस्तेमाल कम किया जाए, नाइट्रोजन की जो रिलीज़ है माहौल में एनवायरनमेंट के अंदर उसको कम किया जाए। तो इस सिलसिले में हम अपना बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान के किसानों के लिए गेम चेंजर के तौर पे भी लिया जा रहा है। तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं, आप हमसे खादें भी ले सकते हैं, आप हमसे मालूमात भी ले सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपको इन खादों के मतलब कोई ज़रूरी मालूमात चाहिए तो आप हमारी कॉल सेंटर, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन तमाम पे अपने सवालात भेज सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे राइस की क्या सिचुएशन बन रही है। राइस आपको पता है कि पाकिस्तान $4 बिलियन को शायद क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। उस वजह से अब आने वाली जो दिनों में जब इंडिया से भी आ रहा है 2 मिलियन यानी कि 20 लाख टन वो देगा या 18 लाख से 20 लाख के दरमियान मार्केट लेके आएगा वियतनाम। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो थाईलैंड, ये पाकिस्तान से ऊपर हैं। क्या पाकिस्तान इनको क्रॉस कर पाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन इसके मुकाबले में आपको पता है कि जो ये हमारी क्रॉप है, ये क्रॉप पानी पर डिपेंड करती है। क्या मॉनसून पे बारिशें हमें मिलेंगी, क्या हमारा नहरी निज़ाम इसको अफोर्ड कर सकता है। इसको देखते हुए अगर कंपैरेटिव देखें तो मेरे ख्याल से पिछले साल की तरह इसकी ग्रोथ अब नज़र नहीं आ रही। हम 3 बिलियन से ऊपर जो हमने किया है, क्या हम उसे मेंटेन कर सकेंगे। तकरीबन 4 बिलियन लगा लें तो 4 बिलियन की अब नेक्स्ट इंपोर्ट नज़र नहीं आ रही। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने किसान को सपोर्ट करना है। आपको कहा था कि बासमती उगाएं, उसकी ट्रेसेबिलिटी पे काम हो रहा है, वो आप देखें। क्योंकि पॉलिसी जो सी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान में बीज की दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है, फार्मर को सपोर्ट प्राइस का पता होना ज़रूरी है, लेकिन इतनी प्राइस होनी चाहिए क्योंकि अभी प्राइस नीचे जा रही है कि आपके कम से कम खर्चे पूरे हो जाएं। तो इस सिलसिले में आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लास्ट में जी आता हूँ कि गलत पॉलिसीज़ और ये इंसेंटिवाइज नहीं हुआ, जिस वजह से प्रॉब्लम ये आ गया है कि कॉटन की 20% कम जो अंदाज़ा लगाया गया था उसकी कम उसकी सोइंग हुई है, यानी कम एरिया पे लगाई गई है। क्योंकि पिछली दफ़ा किसानों को, कॉटन के जो किसान थे खुसूसन पंजाब के, उनको वो रेट्स नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिली, जिस वजह से हमें अभी ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो हुकूमत से गुजारिश यही है कि कॉटन के ऊपर, कॉटन लाइफलाइन है। चाइनीज़ हमारे पास कल आए हुए थे, वो बात कर रहे थे वो पाकिस्तान से कॉटन लेना चाहते हैं। आपको पता है, ये खैर नेक्स्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। अमेरिका ने, क्योंकि चाइना में आपको पता है कि कॉटन सिंजियांग में पैदा होती है, वहाँ पे अमेरिका ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और वो कह रहे हैं जी उस कॉटन की बनी हुई चीज़ें जो सी हैं वो अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बाइडन ने कानून पास किया। उस पे हुआ यह है कि अब चाइना, क्योंकि चाइना आपको पता है बहुत बड़ा टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर है, उनको अब कॉटन चाहिए, यार्न चाहिए। वो अब आसपास के मुल्कों यानी कि पाकिस्तान से जैसे वो अब कह रहे हैं कि वो वहाँ पे उनको कॉटन को प्रोवाइड करें। तो किसानों के लिए अगर हमने उठाना है उनको उस लेवल से जो हमारा अभी किसान है उससे बेहतर की तरफ, तो हमें ये एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और उन मंडियों को तलाश करना पड़ेगा जहाँ पे कि हम ये इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। और चाइना बड़ा बेहतरीन हमारा दोस्त है, हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉटन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपको पता है हम कॉटन एक्सपोर्ट भी करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। हमारी अपनी भी ज़रूरियात हैं, हमारी इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल की, लेकिन मुल्की के ज़रूरियात के अलावा जो हम एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। तो चाइना ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया है, इस तरह और ममालिक इंटरेस्ट शो करते हैं। उन तमाम को हम अपनी अगर कॉटन बढ़ा लें और उसको सेव कर लें तो बहुत ज़बरदस्त ये हमारे मुल्क की खिदमत होगी। हुकूमत को ज़रूर चाहिए इस पर बारे में सोचे। क्योंकि अभी पंजाब हुकूमत की कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन उस तरह से वो फार्मर को कन्विंस नहीं कर सके कि जिस पे वो उगाए। तो ये एक मेरे ख्याल से लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मकसद है कि आपकी सही मानों में अच्छा बीज, अच्छी खादें, इसके साथ साथ अच्छे दामों फसलों की फ़रोख्त, इस पे आपके साथ चलें, काम करें। तो कॉटन में बड़ा जी
स्पार्क है, कॉटन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और इस सिलसिले में भी अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप 05111 किसान पे रब्ता करें, हमारे माहिरीन आपके लिए हाजिर हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए सिलसिले में नई जो मेज़ की मतलब बात करूँगा ज़रूर। तो उसमें मेज़ से मतलब अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर भेजें, क्योंकि अभी उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है। उस पर अगर आपकी कोई आपको उसकी फ़रोख्त में कोई मसला आ रहा है, कोई आप उसके मतलब मालूमात चाहते हैं, क्या फ्यूचर इसका नज़र आ रहा है, उस पर अगले हफ्ते बात करोगी। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है कि इस बारे में ज़रूर सवाल पूछें। इसके अलावा आपके कोई जनरल सवाल भी हैं तो हमें ज़रूर पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।